कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए। वैसे आपके नोट्स में रिवैल्यूएशन के बारे में बात है, तो पहले रिवैल्यूएशन करें या रिजर्व करें? रिजर्व करना चाहिए टेक्निकली। लेकिन मन कह रहा है रिवैल्यूएशन कर लेते, छोटा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 कर लेते हैं। नॉर्मली लोग रिजर्व करा देते हैं, रिजर्व कराने ना कराने का भी रीजन है। रिजर्व में एक छोटा सा पॉइंट आएगा जो रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट रिवैल्यूएशन, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओके। पहले इसमें एंट्री लिखना क्या क्या होता है, देखो समझ लो। एंट्री लिखने से पहले केस ही होता, तो पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन पार्टनर्स wants to revalue assets and liabilities. When partner wants to revalue assets and liabilities. अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक भी सिमिलर ही है। मान लो आपके पार्टनर थे, एक पार्टनर है भोला, एक पार्टनर है शोला। भोला शोला पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 1:1। अब इन्होंने डिसाइड करा ओल्ड वाला ही, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाना चाहिए 2:3। ये पार्टनर, ठीक है। मजे किसके आएंगे फ्यूचर में? इसका थोड़ा ऐसे शक्ल बना दें तेज वाली। मजे किसके आएंगे? शोला के मजे आएंगे। क्यों शोला के मजे आएंगे? शेयर गेन कर रहा है ना भाई। पहले 50-50 था, अब देखो इसका 3/5 मतलब 60% हो गया, इसका 2/5 मतलब 40% हो गया। तो ये थोड़ा सा बेचारा ऐसे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कूल। मेरे को गुडविल तो मिल ही गया, बट अंदर एक वो चुभन सी है। क्यों चुभन है? इन्होंने मिलके जब इनका रेशियो इक्वल था, पार्टनरशिप फॉर्म में एक जमीन खरीदी, एक इन्होंने लैंड खरीदी, तब लैंड की जो वैल्यूएशन करी इन्होंने, तब लैंड की वैल्यू थी 5 लाख रुपए की। कितने की थी? 5 लाख रुपए की। अब जिस दिन रेशियो बदलने जा रहे थे, मान लो इन्होंने रेशियो बदला 1 अप्रैल 2024 से, दे वांट टू चेंज द रेशियो, एंड इन्होंने जमीन कभी खरीदी होगी। मान लो जमीन इन्होंने खरीदी थी 1 अप्रैल 2020, 4 साल, तब जमीन की वैल्यूएशन 5 लाख। अब मेरे को बताओ, 20 से 24 तक 4 साल का गैप है ना, इस 4 साल के गैप में लैंड की वैल्यू बढ़ी होगी नहीं बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। और ऊपर से 1 अप्रैल 24 में गवर्नमेंट ने एक न्यूज डाली कि जहां पे भोला और शोला की जमीन है ना, वहां पे एयरपोर्ट बनवाया जाएगा। एयरपोर्ट की स्ट्राइप डलेंगी। सोचो, गवर्नमेंट अगर आपसे आप ही की जमीन खरीदेगी, ज्यादा प्राइस पे लेगी नहीं लेगी? अभी न्यूज आई है, जैसी न्यूज आई ना, एकदम लोगों का क्या रहता है, भाई यहाँ पे जमीन ले लेते हैं, खरीद लेते हैं यहाँ पे जमीन। जैसे जैसी डिमांड बढ़ेगी, अपने आप ही प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ी जाएगा। तो इनकी वैल्यूएशन तो बढ़ ही रही थी, लेकिन इस न्यूज की वजह से 1 अप्रैल में जमीन की जो वैल्यू थी, लैंड की जो वैल्यू थी इनकी, वो 10 टाइम्स हो गई, 10 गुना बढ़ गई भाई साहब। यानी कि जहां जमीन 5 लाख की थी, लेकिन 1 अप्रैल में जैसे ये न्यूज आई, इनकी जमीन हो चुकी है 50 लाख रुपए की। पहले थी 5 लाख, अब हो गई 50 लाख। अब क्या हुआ? इसका अगर डिफरेंस देखा जाए, 5 लाख से 50 लाख होने में 45 लाख रुपए वैल्यू अप हो गई। ये पूरा का पूरा इनका गेन है नहीं है? बताओ हाँ या ना? सारा का सारा गेन है बेटा। सारी की सारी इनकी जो 45 लाख रुपीज का है, ये प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। अब इसमें क्या है, इसके हल्के से आंसू भी ऐसे निकल सकते हैं।
बताओ, आज ही होना था ये काम। 45 लाख रुपए, अब वो भी क्यों आंसू निकल रहे हैं भाई के? क्योंकि सोचो ना, अगर 45 लैक्स को डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आएगी ना, 1 अप्रैल 24 के बाद, जमीन इनसे ले ली गई, सरकार इन्हें 50 लाख दे रही, 45 लाख रुपीज का इनका होगा प्रॉफिट, है ना? तो 45 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है, वो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, शोला तो बोलेगा ना ऐसे मुस्कुरा कर, ब्रो नाउ वी हैव चेंज अवर रेशियो, तो 45 लाख इस रेशियो में बटना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, अगर इनका 45 लाख रुपीज आप निकालोगे, इसका 18 लाख, इसका 27 लाख, ये और रोने लगा। मैंने पूछा भाई, बोला रो क्यों रहा है इतना, जमीन गीली कर दी उसने, रो मत, क्या हो गया? कह रहा ब्रो, जब ये जमीन खरीदी थी 5 लाख की, तब हमारा रेशियो इतना था, अब ये 45 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, अगर इसको हम 45 लाख रुपए को इक्वल रेशियो में बांटते ना भाई, तो हमारा 22,50,000, 22,50,000 आपस में बटता। अब क्योंकि रेशियो बदल गया, अब मेरे को 22,50,000 नहीं मिलने वाला, मेरे को 18 लाख मिलने वाला है, यानी कि मेरे को एक तरीके से 4.5 लाख रुपए का नुकसान, और इसको एक तरीके से 4.5 लाख का फायदा। फिर से बात वही है ना, 10% से गेन करा, 10% से सेक्रीफाइस करा, तो देखो ओवरऑल वैल्यू 45 लाख है ना, उसका 10% से इसे गेन हुआ, इसको उसी 10% से क्या हुआ, नुकसान। समझना बात ये। अब इसने कहा क्या करना है, बोला मेरा आजकल हरिद्वार में ना मर्डर बहुत हो रहे हैं, एक बच्ची ने अपनी दादी को भी मार दिया, तो सोच रहा हूँ चेंज इन पीएसआर गया भाड़, डेथ पे आते 4.5 लाख नहीं होते, 5 लाख की तो जमीन ही थी, 4.5 लाख उसकी प्रॉफिट, मैं ऐसे कैसे ठुकरा दूं? डेथ पे आते, मैं क्या करेगा, कह रहे इसको मार दूंगा, सीटू मार दूंगा, हथौड़ा हथौड़ा मार दूंगा इसके सर पे। मगर ब्रो रोते नहीं है, एक क्लॉज है, मैंने ऐसे आंसू आंसू पोछे बेचारे का, ब्रो रोते नहीं है ब्रो, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। यार क्यों भैया? मैं कहा देख भाई, एक प्रोविजन है, अगर आपकी वैल्यूएशन 1 अप्रैल 24 को हुई ना, रेशियो तो नहीं बदला ना, यू नो ना, वैल्यू बढ़ चुकी है, तो बेटा 1 अप्रैल 24 में ही, बिफोर चेंजिंग योर रेशियो, एक काम करना ब्रो, आप 45 लाख रुपीज को ओल्ड रेशियो में ही बांट लो। कह रहे वो मानेगा क्या? बिल्कुल मानेगा, लॉ है ये हमारा, कि जब आप रेशियो बदलोगे, रेशियो के चेंज होने के टाइम पे करो रिवैल्यूएशन, करो हिसाब हर एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का। कह रहा भैया इससे तो कोई एसेट की वैल्यू डाउन भी हो सकती है, नुकसान, यार नुकसान भी झेल बना, गेन में अगर तू रो रहा है फ्यूचर के, तो नुकसान में भी तो तू झेलेगा नहीं झेलेगा? पॉइंट यही है ना, कि जब भी रेशियो बदलेगा ना, आपको वहां रेशियो चेंज होने के टाइम पे अपनी सारी की सारी एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप उसको कौन से रेशियो में बांट दो। ये केस कब है लगेगा, जब पार्टनर डिसाइड करेंगे दे वांट टू रिवैल्यू देयर एसेट्स एंड लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? लेकिन शोला भी तो शबनम के चक्कर में थोड़ा तेज हो चुका था, शबनम ने कान भरे इसके, शबनम ने कहा ऐसे कैसे, उसकी बात मान ले, आप एक काम करो, आप ना चाल चल, क्या चाल चल रही है शबनम बताओ? कह रहे शबनम ने बोला कि एक काम करो, आप इसे मना लो। अरे भाई, बोला क्या करेंगे रिवैल्यूएशन करके, जमीन बिक थोड़ी आ रही है। और सुक्की भैया ने तो देखो 11th क्लास में कॉन्सेप्ट भी कराया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आपको अपने एसेट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, कभी चेंज करेंगे क्या वैल्यू? याद है कॉन्सेप्ट, भूल गए? याद है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपका चैप्टर नंबर 2 में आता था। उसमें कहते थे जब भी कोई एसेट आप रिकॉर्ड करोगे, हमेशा कॉस्ट पे करोगे, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं करना। फिर ऐसे बताया था कि हाँ, बिकॉज ऑफ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, हमारे पास जमीन के कागज में 5 लाख लिखा है, उसी के बेस पे ट्रांजेक्शन करेंगे ना 5 लाख, ऐसे कैसे वैल्यू बढ़ा दे? विच इज फेयर ना। इसने मतलब इसको बातों में फंसाकर मना लिया, कौन से केस के लिए? केस नंबर 2 के लिए, विच इज व्हेन पार्टनर्स, अभी लिखना मत, समझना, डू नॉट वांट टू चेंज the value
ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये वाले केस के लिए बना लो। ना तो हम लाइबिलिटी की वैल्यू बदलेंगे, ना हम एसेट की वैल्यू बदलेंगे, इसके लिए बना लिया। ये बेचारा बोला है ना, शक्ल ही है इसकी बोले वाली, नाम भी बोला है, ये मान गया यार, हाँ बात तो सही है। लेकिन अचानक से जैसी रेशियो बदला, इसने अपने रंग दिखाए शबनम के प्यार के चक्कर में, और इसने जमीन को बेच दिया, और 45 लाख का प्रॉफिट हुआ। 45 लाख रुपए फिर ऐसे ही बटे बेटा, 18 लाख इसे, 27 लाख इसे। ये फिर से रोने लगा, कह रहा ब्रो ये तो गलत हो गया फिर से मेरे पास। अभी इसने कहा नहीं होगा, अब ये कह रहा है कि अब तो जमीन बेच रहे हैं भाई, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो फिर से इस रेशियो में बटना चाहिए, ये फिर मेरे पास आया। मैं कहा बोला देख रोते नहीं, एक तो तुम मूर्ख है, अब तो कुछ नहीं हो सकता बोला। जब इसने तेरे कान भरे तब क्यों नहीं बताया? मैं कहा एक और क्लॉज है। फिर क्या कह रहा, अगर ये मान नहीं रहा ना रेशियो वैल्यू चेंज करने के लिए, तो आप एक काम करो, तुम्हारे मन में फिर से मारने का ख्याल आया ना, कह रहा हाँ, किस चीज को लेकर, पूरे 45 लाख को लेकर या सिर्फ 4.5 लाख को लेकर? सिर्फ 4.5 लाख। तो एक काम करना ब्रो, एक और प्रोविजन था, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस टाइम आता तो एक प्रोविजन ये था कि तू 4.5 लाख से सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 4.5 लाख से गेन कर रहा है, तो मैं इसे समझाता, ये उसी टाइम जब रेशियो चेंज हुआ, उसी टाइम ये तेरे को 4.5 लाख रुपए दे देता। इससे क्या हो जाता, तुम्हारा जो झगड़ा है ना वो खत्म हो जाता। कह रहे ऐसा भी कर सकते, कह रहे गुडविल में नहीं करा क्या, कंपनसेट नहीं करा क्या? कह रहे हाँ करा था। कह रहे यहाँ पे भी कंपनसेट करवाते हैं। यानी कि क्या सीखे हम? केस वन, जब पार्टनर वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तब क्या करेंगे बेटा, पूरा का पूरा प्रॉफिट इनके ना ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। बट अगर पार्टनर ने डिसाइड करा कि ये वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या करेंगे, झगड़ा हो सकता है ना, मर्डर हो सकता है ना, डेथ पे जा सकते हैं ना, वहां नहीं जाना। हम क्या करेंगे, हम जिस चीज को लेकर झगड़ा है ना उस मुद्दे को ही रिजोल्व कर देंगे। झगड़ा पूरे प्रॉफिट को लेकर था ही नहीं कभी, झगड़ा सिर्फ वो 4.5 लाख 4.5 लाख को लेकर है, इनके गेनिंग शेयर और इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर को लेकर है। तो आप उसी को लेकर इनको कंपनसेट करवा दो। समझे ना बात? ये इससे क्या होगा, इसको अभी से ही 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और ये से 4.5 लाख रुपए देगा, तो फ्यूचर में जब इसे 27 लाख मिलेगा ना, ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में से 4.5 लाख रुपए इसे दे चुका है, और इसे 4.5 लाख रुपए मिल चुका है। बात फिर वही बैठ जाएगी, 22.5 लाख इसका, 22.5 लाख। समझे ना बात? ये तो दो केस है बेटा। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा केस लगाना है? क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना, इफ क्वेश्चन वाज साइलेंट ऑलवेज फॉलो केस वन। if question में specifically given है partner do not want to change their value, follow this concept। समझे ना ये? तो अभी एग्जांपल हम समझ गए, अब इसको प्रैक्टिकली ना लिख लेते हैं, करना कैसे होता है, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिकली लिखेंगे, पहला केस में लिखेंगे, पहला केस में ए वाला पार्ट। इवेल्युएशन में देखो क्या हो सकता है, या तो देखो एसेट की वैल्यू ना इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। बताना बेटा आप लोग जर्नल, ठीक है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, मेरे को बताना बेटा, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है, और बढ़ गया, रूल सामने है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो जो भी एसेट है उस एसेट को आप करेंगे डेबिट, और इसका फायदा है, किसको मिलेगा फायदा, किसको मिलेगा सारा फायदा? इंक्रीज होगी ना वैल्यू, पार्टनर को। बट क्या है ना, बिजनेस में ना एक एसेट थोड़ी होती है, बिजनेस में ना बहुत सारी एसेट होती है। अब बार बार प्रॉफिट या लॉस को बांटते थोड़े रहोगे, इट इज अ मतलब बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी, बहुत सारा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा टाइम नहीं, बहुत सारी एसेट आपकी चेंज हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, सारे के सारे प्रॉफिट सारे के सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए ना एक जगह हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम? जैसे पीएनएल बनता है ना, पीएनएल, वैसा ही लॉजिक। रीवैल्यूएशन का अगर कोई पूछे ना एमसीक्यू में, व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप बोल देना देखो नॉमिनल। क्या है नॉमिनल का रूल? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर। अब मेरे को बताओ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा है नुकसान है? फायदा है। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल,
यहाँ कर देंगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, जब आपके एसेट की क्या हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए। सेकंड, बढ़ने की जगह अगर डिक्रीज हो जाए तो बस उल्टा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो आपका हो जाएगा बेटा नुकसान हो रहा है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एसेट की वैल्यू घट रही है, डेबिट बैलेंस है, क्या करेंगे, क्रेडिट, बस इसका उल्टा, टू एसेट्स अकाउंट, क्लियर है। फिर अब लाइबिलिटी पे आ जाए, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, मैंने अकुल से 50,000 रुपए उधार लिया, बोला 1 महीने में लौटा दूंगा, 1 साल हो गया लौटाए, अब मेरे को 1 साल बाद अकुल 50,000 रुपए लेगा या इंटरेस्ट चार्ज करके ज्यादा लेगा, बढ़ सकती है ना लाइबिलिटी की वैल्यू, अगर वैल्यू बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो बेटा अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, आपको 50 के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, और वो क्या बना, आपका नुकसान हुआ ना, एक्सपेंस हुआ ना, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, कौन से अकाउंट में, नॉमिनल में, कौन सा बना रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देना डेबिट, और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट बढ़ रही है, वेरी गुड, तो लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटीज। और एक लास्ट वाला केस, अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लाइबिलिटीज की वैल्यू घट सकती है, सोचो मैंने अकुल को बोला 2 महीने के लिए उधार लिया अकुल से, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अकुल एक काम कर, तू अभी ले ले यार पैसा, 1 महीने बाद ही ले ले पैसा, अब क्या है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा तो नहीं है कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर होता था बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुम्हारे सिलेबस से हट गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में ना एक लाइबिलिटी बनती थी, बिल्स पेबल, तो पता है ना क्या होता है बिल्स पेबल, पेमेंट पे करना, पेबल है भाई, रिसीवेबल में तो सही कह रहा, बिल्स पेबल अपनी लाइबिलिटी रहती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आपको इस टाइम के बाद पैसा देना। अब उसमें ना एक कॉन्सेप्ट था रिबेट वाला, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपने किसी से ना 3 महीने का कंडीशन के बेसिस पे उधार लिया, आपको 3 महीने बाद चुकाना है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन 3 महीने बाद चुकाना है ना, पहले चुका दिया तो पैसा आ गया पहले से, तो क्या होता है, सामने वाले पार्टी को आप पैसा देते हो, अब क्योंकि उसका आप टाइम बचा रहे हो, है ना, एंड टाइम इज मनी, टाइम बचाने से वो पार्टी आपको क्या देती है, रिबेट, क्या देती है बेटा, रिबेट बेसिकली डिस्काउंट। तो जो 50,000 रुपये उधार लिया, मैंने कहा कुल 1 महीने में ही चुका दूंगा, कुछ है डिस्काउंट वगैरह देगा, इसने कहा पैसा जल्दी आ रहा है, मना नहीं करना चाहिए, इसने कहा हाँ भैया मैं आपको 5% माफ कर दूँ, यानी कि मैं इसे 50,000 रुपये दे रहा हूँ, ये 5% माफ कर रहे हैं, तो मैं अल्टीमेटली कितना दूंगा, 47,500, 2500 बच रहे ना मेरे, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई ना, 2500 का मेरे को क्या हुआ, फायदा, फायदा हुआ ना, डिस्काउंट जो मिला, क्या हुआ वो फायदा, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, तू भी डेबिट बोल रहा है, अभी फायदा हो रहा है भाई मेरे को, तो मैं डेबिट करूंगा, यहाँ देखना ये लगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट, और लाइबिलिटी खत्म हो रही है, कम हो रही है ना, लाइबिलिटी डिक्रीज, तो लाइबिलिटी क्या होगा, तो इसका बस उल्टा है ना, लाइबिलिटी डिक्रीज तो लाइबिलिटी डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट,
क्लियर है बात? ये तो बात हो गई इन सब की। अब कभी कभार ठीक है, रिवैल्यूएशन ना इतना अंदर ना अपने टैलेंट तो होता नहीं। वी आर जस्ट पार्टनर्स, नॉट एक्सपर्ट इन द वैल्यूएशन फील्ड ना। तो आप एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकते हो, सो दैट फेयर वैल्यू निकल सके, सही वैल्यू निकल सके हर एक चीज की, हर एक एसेट, हर एक लाइबिलिटी। तो उसे बोलते हैं वैल्यूअर को आपने बुलाया। अब वैल्यूअर फ्री में तो आएगा नहीं, पैसा लेगा, थोड़ा फीस वगैरह लेगा, तो फीस देनी पड़ गई। यानी कि ये भी हो सकता है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अगर आपको कुछ भी खर्चा रहता है जो आपको वैल्यूअर को पे करना है, तो आपको उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एंट्री बनानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी कि आपने कुछ भी रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पे करा, ठीक है, फॉर्म ने पे करा। तो ई वाला पार्ट जो है वो इसी के लिए है, किसके लिए? रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के लिए। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं, ध्यान देना सब लोग। इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन, पेड बाय फर्म। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस किसने पे करा बेटा? फर्म ने पे करा। तो खर्चा किसका? फर्म का। पे कौन कर रही है? फर्म। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और फर्म से पैसा जा रहा है, कैश या बैंक क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर ना? ये सिंपल ट्रांजेक्शन, फॉर्म का खर्चा हुआ, फॉर्म नहीं पे करा। इज दैट क्लियर? इट इज लाइक दैट कि जैसे आप 11th क्लास में करते थे ना, जैसे सैलरी पे करी, क्या एंट्री करते थे सैलरी के पेमेंट की? हाँ, आप करते थे सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है करते थे। फिर लेकिन देखा ईयर के एंड में सैलरी को हम पीएनएल के ना डेबिट साइड दिखाते। ये तो हो गया रिकॉर्डिंग के टाइम की एंट्री, कि जब सैलरी रिकॉर्ड करी आपने पेमेंट की तब करा। लेकिन एक ईयर के एंड में होती है क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री होती है? अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग एंट्री हमें सैलरी का खाता करना है बंद, बिकॉज ये है नेचर से नॉमिनल अकाउंट। 11th क्लास में था ये टॉपिक कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहेंगे ना उनको ना बंद करना पड़ता है। वाई? इनके साथ ऐसा क्यों? देखो जी, बैलेंस शीट में एसेट के लिए जगह है, लाइबिलिटी के लिए जगह है, कैपिटल के लिए जगह है। कभी सुना? प्रॉफिट के लिए जगह है, लॉसेस के लिए जगह है, एक्सपेंस के लिए जगह है, इनकम के लिए जगह है? नहीं, बैलेंस शीट में सिर्फ इन तीन आइटम्स के लिए जगह है, एक्सपेंस या इनकम के लिए जगह नहीं। कहाँ जाते थे एक्सपेंस और इनकम? ट्रेडिंग या पीएन। तो वहां पे ऐसे अपने आप से प्रकट थोड़े होते थे, उसके लिए भी एक एंट्री करनी पड़ती जिसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्री। समझे? और जैसे सैलरी है डेबिट में खत्म करना है, तो मैं क्या करता था? सैलरी को करता था क्रेडिट, और पीएनएल में जा रहा है ना, पीएनएल को करता था डेबिट। इसे कहते हैं क्लोजिंग। अब मैं कह रहा हूँ अगर इन दोनों एंट्री को मिला दूं, सैलरी सैलरी गया, एंट्री बनी क्या? पीएनएल डेबिट टू क्या? वहां पे ऐसा क्यों नहीं करते थे 11th क्लास में? वहां पे बहुत अलग अलग तरह के खर्चे रहते थे ना, सबके सब खर्चों के लिए अगर यही एंट्री करने लगे ना रिकॉर्ड, पता ही नहीं लगेगा कौन सा खर्चा रिकॉर्ड हो। यहाँ क्या है, खर्चे बहुत लिमिटेड है, एक ही तो खर्चा है यहाँ पे ले देकर, विच इज रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं कि खर्चा है। आप अलग से करोगे अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस डेबिट, फिर आप अलग से करोगे अगर रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, अरे भाई मर्ज कर दो ना, एक सिंगल एंट्री बना दो ना। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस एक्सपेंस तो कट ही रहा है ना, वजूद ही नहीं है इसका। कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री बना दो विच इज रिवैल्यूएशन टू कैश या बैंक, डायरेक्ट एंट्री, अलग से मत लिखो। समझे ना बात ये? ठीक है, नेक्स्ट। अगर अगर एट द टाइम ऑफ दिस पेमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बाकी पार्टनर अवेलेबल नहीं थे, एक पार्टनर था उसके पास ना ऑथोराइजेशन नहीं था फॉर्म के लॉकर से पैसा निकालने का, उसके पास चाबी नहीं थी, ऑथोराइज जो भी हो सकता है, नहीं था फॉर्म से पैसा निकालने का उस टाइम पर उसके पास हमें। तो क्या हुआ? उसने अपनी जेब से भर दिया।
सोचो ना, खर्चा किसका, खर्चा किसका, फॉर्म का। पे कौन कर रहा है, कोई पार्टनर। तो क्या फर्म को, जो पार्टनर है उसने, उसका खर्चा तो नहीं हुआ ना, क्या फर्म उसे बाद में पैसा देगी नहीं देगी। तो अगर ये कंडीशन आ जाए, पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, किसके बिहाफ पे बेटा, फर्म के। पे किसने करा, पार्टनर। तो देखो खर्चा तो फर्म का है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एग्री, एग्री। लेकिन पे किसने करा, पार्टनर ने। फर्म बाद में पार्टनर को देगी ना पैसे, पार्टनर को जो देगी कैपिटल उसकी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। और कैपिटल इंक्रीज तो इसलिए पार्टनर का कैपिटल या फिर कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। समझे ना बात ये, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। फर्म डायरेक्टली पे कर रही है, कैश क्रेडिट होगा, कैश है बैंक। पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का कैपिटल या करंट होगा क्रेडिट। अब तीसरा, तीसरा है इफ पार्टनर was allowed कमीशन या रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू revalue assets and liabilities and expenses and revaluation expense, revaluation expenses has to be bear by him। बेटा ये वाला जो केस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, थर्ड वाला। क्या बेटा, इन्हों लिखो इसे। हो गया। सुनना बेटा, ये वाला केस ध्यान देना, ये वाला जो लास्ट केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो दो पार्ट्स है इसके। एक, पार्टनर को क्या अलाउ करा, रेम्यूनरेशन। यहाँ पार्टनर कह रहा मैं एक्सपर्ट हूँ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ एक्सपर्ट, मैं करूंगा सारा रिवैल्यूएशन, मेरे को ना ठेका दे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को ना तुम, हाँ टेंडर, मेरे को तुम कॉन्ट्रैक्ट दे दो, टेंडर दे दो, ठेका दे दो, जो भी है। इसमें क्या रहेगा, तुम ना मेरे को एक पैसा दे दो, फिक्स अमाउंट, उस अमाउंट से मैं पूरा रिवैल्यूएशन का प्रोसेस मैनेज करूंगा। रहता है ना ऐसा शादी ब्याह में, जैसे आजकल वो होता है इवेंट मैनेजर, वी आर व्हाट, वी आर इवेंट मैनेजर, शादी पार्टी बच्चे का मुंडन सब करा देंगे, ठीक है ना। बस आप ना मेरे को एक बजट बता दो अपना, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। अब जो बजट रहता है ना, बजट
उसमें उनकी फीस भी इंक्लूड रहती है, उसमें बाकी के सारे एक्सपेंस भी इंक्लूड रहते हैं। समझे ना बात? ये ऐसी इसने एक बजट मांगा, वो है इनका रेम्युनरेशन, कि मेरे को ये अमाउंट दो, बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। ठीक है ना? तो इसके दो पार्ट्स, एक इसके रेम्युनरेशन को डील करना, यानी कि इसका पहला वाला पार्ट हम डील करेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट विच इज रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। आप लोग बताना इसकी एंट्री, खर्चा फर्म का, रेम्युनरेशन दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, सेम एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। ये हमारा पहला पार्ट की एंट्री है, रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू, ये मिटा दीजिए। चलो, पहले पार्ट में कोई एंट्री अलग नहीं है, सेम है। सेकंड पार्ट ऑन द अदर हैंड, which is revaluation expenses in this। अब ये वाले केस में अब हम रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का कैसे डीलिंग करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसमें भी कंडीशंस है भाई। उसने क्या कहा, मेरे को ठेका दे दो, मैं खर्चा पे करूंगा, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल केस। उसने कहा मैं पे करूंगा, तो यहाँ पे अगर बोला जाए पेड बाय पार्टनर, जिसको ठेका दिया था, बताना अब उसे रेम्युनरेशन मिल गई, एग्री ना? उसी ने वो पैसा पे कर दिया, एग्री ना? तो मेरे को बताओ, यहाँ वाला रिवैल्यूएशन एक्सपेंस फॉर्म का खर्चा है या पार्टनर का खर्चा है? पार्टनर का है, उसको मैनेज करना है। हमें परेशान करेगा क्या? वो नहीं करेगा, पार्टनर का खर्चा है भाई। तो ये पार्टनर का ही खर्चा है, पार्टनर ने पे करा, फॉर्म को कोई मतलब होगा इससे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी भाई। खर्चा भी पार्टनर का, पे भी पार्टनर ने करा, पेड बाय पार्टनर। सोचो, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ बिहाफ ऑफ पार्टनर, ये वाला बता रहा भाई, पे किसने करा, किसके बिहाफ पे? ये वही हो गया कि भाई साहब आपकी शादी का हमने टेंडर उठाया था, इनविटेशन उठाया था, ठीक है, वी आर पार्टी ऑर्गेनाइजर, आप इतना 25 लाख रुपए दे दो, मस्त शादी करके देंगे। ठीक है, ठीक है भाई साहब, वो ना गोलगप्पे खत्म हो गए थे, वो ना गोलगप्पे वाले को पैसा देना था, अभी ना हमारे पास कैश नहीं पड़ा, आप दे दोगे क्या जरा? ऐसे ही बोल रहा है भाई। भाई गोलगप्पे का स्टॉल का खर्च जिम्मेदारी तुम्हारी, पूरे शादी के ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो पैसा भी तुम पे करोगे ना? कह रहे वो अभी है नहीं एक्चुअली ना, हम वॉलेट वॉलेट घर भूल गए, आप दे दोगे। अब मेरे को बताना, क्या खर्चा यहाँ फॉर्म का है क्या? खर्चा किसका? पार्टनर का। लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे कौन पे कर रही है? तो बेटा फॉर्म की जेब से तो पैसा जा रहा है ना, कैश या बैंक क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन किसके बिहाफ पे? तो फर्म आगे जाकर किससे रिकवर करेगी? कैपिटल उसका बढ़ाएगी कम करेगी? समझे ना? यानी कि इस एंट्री में ना हमने अभी पार्टनर का लाइबिलिटी बनाया कि पार्टनर को इतना पैसा देना है, इसलिए क्रेडिट करा। अब यहाँ पे अगर उसने टाइमली पैसा नहीं दिया, तो भाई हम उसकी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे ना, कैपिटल में से निकाल लेंगे ना पैसा। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी बेटा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म दे रही है तो टू कैश या बैंक अकाउंट। समझे ना ये वाला पॉइंट? इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? सबको समझ में आया नहीं है? लास्ट केस, लास्ट केस, लास्ट कंडीशन, जो भी कहना चाहते हो। अब सुनना, इस केस के लिए पिछले साल मेरी वर्कशॉप थी नोएडा में, इस केस के लिए पिछले साल
डीयू में एसआरसी कॉलेज है, उसका प्रोफेसर आया था पढ़ाने। उसने कहा अगर ये कंडीशन आता है ना, पेड बाय अनदर पार्टनर, पेड बाय अनदर पार्टनर, लेट्स उसका नाम रख लेते हैं वाई, ऑन बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, ओरिजिनल पार्टनर। ओरिजिनल पार्टनर क्यों बोल रहा हूँ? जो पार्टनर कह रहा है मैं खर्चा बेयर करूँ, यानी कि जिम्मेदारी किसने उठाई? एक्स। लेकिन एक्स ने कहा ब्रो मेरे पास अभी ना पैसा नहीं है, तू दे देना। फॉर्म तो मना कर रही है, तू अभी दे देना, तेरे पास देखा मैंने वॉलेट है तेरे जेब में, तू दे दे अभी गोलगप्पे का खर्चा। पे करा वाई ने, लेकिन किसके बिहाफ पे पे करा? एक्स। अब इस लाइन के लिए क्यों झगड़ा हो गया था मेरा उससे, प्रोफेसर से? वो सब लोग, सब अलग अलग रीजन के ना अकाउंट्स के टीचर बैठे हैं। एक एक डीपीएस जम्मू से आ रखा, एक लेह लद्दाख का आ रखा वही बंदा, ठीक है, एक भाई गुजरात के आ रखे, मुंबई के आ रखे, मतलब ऑल ओवर इंडिया से जितने भी डीपीएस स्कूल में अकाउंटेंसी के टीचर रहते थे, सब बैठे हुए, 60-70 जने बैठे हुए थे उस पूरे एरिया में ना। और सबको कह रहा है देखो जी ऐसा होता है ना। एक तो बहुत थोड़ा वो टेक्निकली वीक था, मतलब उस दिन मेरे को लगा यार एसआरसीसी का इतना नाम है, प्रोफेसर ऐसे रखे हुए इन्होंने उसे, मतलब वो इंटरेक्टिव पैनल नहीं चलाना आ रहा है ना, टेक्नोलॉजिकली वीक था, थोड़ा एजेड भी था। मैं कहा चल कोई नहीं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का भी जमाना नहीं। ऐसे हमें हमें लेक्चर दे रहा, उसके पापा का कॉल आ गया। मैं पापा जितना है इसके अभी तक? तो उसको पापा, हाँ पापा बस बस आ गया मैं, हाँ मैं शाम तक आ गया। और माइक लगा रखा तो सबको सुनाई दे रहा, ठीक है। तो एनी हो, पॉइंट ये था, जब वो बता रहा था ना, एक तो बहुत इरिटेट कर रहा था यार, एनी क्वेरी एनी क्वेरी एनी क्वेरी, जैसे अकुल ने क्वेरी पूछी कि सर आपने वो टॉपिक बताया उसमें इसको डांट दिया, फिर ऐसे बताया मैंने, ये नहीं होगा। इसका क्वेरी रिजॉल्व ही नहीं कर रहा भाई, उसको डांट के चुप करा दे रहा। अब जब ये पॉइंट आया ना, अब मेरे अंदर ऐसे ऐसे गुस्सा सब भड़क रहा था, तो बताऊंगा अभी ना, बहुत बोल रहा है साला। जब उसने एक पॉइंट बताया, ये वाला पॉइंट बताया, पेड बाय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनल पार्टनर, ये वाला पॉइंट बता रहा था। पता है क्या कह रहा था वो? कह रहा बेटा इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। मैं कहा नहीं सर यू आर रॉन्ग, होगी, क्योंकि हमारे इवन टीएस गरेवाल में हमारे सिलेबस में ये बता रखा है, होगी। कह रहे नहीं होगी, मैं कहा होगी, नहीं होगी। बहस होगी हमारी, डांट रहा था। मैं कहा डांट क्यों रहे हो सर, क्वेरी का रिजॉल्व दो ना, क्यों होगी क्यों नहीं होगी? मेरे को बस एक एक तर्क वितर्क बताओ। अगर हम इस एंट्री को यहाँ नहीं कर रहे, उसका पता है क्या रीजनिंग था? कि बेटा इसमें एक्स ने, एक्स की जिम्मेदारी वाई ने पे ऑफ करी, फॉर्म से बाहर बाहर जाकर ये निपटा देंगे मामला। यानी कि मान लो ये अगर वाई है, मैं एक्स हूं, इसने मेरे बिहाफ पे पैसा पे कर दिया, तो फॉर्म कहां से आ गई बीच में? इसमें वाई ने पे करा तो एक्स वाई को पैसा दे देगा, ये इनके आपस का मामला है, फॉर्म को क्यों बीच में ला रहे हो? मैं कहा तो सर एक बार बताओ, गुडविल में क्यों लाए थे कंपनसेशन के टाइम पे? एक पार्टनर गेन कर रहा था, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो वहां पे फॉर्म क्यों आई बीच में? वहां पे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेट क्यों कर रहा है? हाँ वो चुप, इसने बात पकड़ ली। यहाँ पे भी तो सेम ही हो रहा है भाई। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना, एक्स जो है पैसा देने से बच रहा है, एक्स पैसा देने से बच रहा है, तो एक्स गेन नहीं कर रहा है? वाई उसके बिहाफ पे पैसा दे रहा है, वाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा क्या अमाउंट का? आगे जाकर क्या एक्स वाई को कंपनसेट नहीं करेगा क्या खर्चे के लिए? और अगर नहीं मान रहे तो फॉर्म आएगी ना बीच में, फॉर्म करेगी ना किताब में एंट्री, एक के कैपिटल से पैसा निकालेगी, दूसरे के कैपिटल में पैसा डाल देगी। मैं फिर पकड़ लिया, मैं कहा सर आगे जाकर एक और टॉपिक आता है एडमिशन में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वहां पे भी कंपनसेट होता है। मतलब पार्टनरशिप में तो कंपनसेशन का मेन एंट्री होती है, रिजर्व में होती है, रिवैल्यूएशन में होती है, सब जगह होती है। तो जब वो खत्म हुई ना हमारी वर्कशॉप, ऐसे सबने कहते बाहुबली बाहुबली जैसे हुए। तो पॉइंट ये है, यहाँ करेंगे एंट्री, पता नहीं क्यों वो ऐसा बोला, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री क्या होगी देखो,
वाई से लेना, सॉरी वाई ने पे करा, एक्स ने देना था, एक्स से ले लेंगे ना पैसा। खर्चा किसका है बेटा, एक्स का, पे किसने करा, वाई ने, तो एक्स से ले लो पैसा। एक्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बेटा डेबिट, और वाई को देना है ना पैसा, वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। बस समझे ना बात, ये सारी हमारी कंडीशन बनती है बेटा, किसको लेकर, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को लेकर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सब काम धाम करने के बाद आपके सभी एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा कॉमन फैक्टर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना आप, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आएगा नेट में, प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, बताना, अगर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, पार्टनर लोगों को बांटना प्रॉफिट, क्या एंट्री बनाएंगे इसकी, पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन से जा रहा है प्रॉफिट, इसकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में रहेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ वो वाला केस चल रहा है ना कि जो भी प्रॉफिट होगा ओल्ड रेशियो में बांट दो भाई, कोई झगड़े की बात नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह हो जाता है बाय चांस रीवैल्यूएशन लॉस, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, पार्टनर लोग नुकसान झेलेंगे, और रिवैल्यूएशन में से लॉस जाएगा तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। कौन से रेशियो में, फिर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है सर, नोट इट डाउन।